नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के इस बेहद खास और गहरे विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, किसी भी परीक्षा को क्रैक करना हो या फिर बस इस शानदार राज्य को करीब से जानना हो, ये जो आज की चर्चा है ना, ये बिल्कुल एक मास्टर की यानी एक अचूक चाबी साबित होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए पूरी ऊर्जा के साथ इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। लेकिन शुरुआत ऐसे ही नहीं करेंगे, एक बहुत ही शानदार विचार के साथ करते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। सच में ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का असली जज्बा है। तो बस इसी ऊर्जा को आखिर तक बनाए रखना है। आज के सफर के 5 मुख्य पड़ाव होने वाले हैं। पहला है जनसांख्यिकी, दूसरा ऐतिहासिक गुफाएं, तीसरा प्रसिद्ध मेले, चौथा खनिज संपदा और आखिर में बात करेंगे यहाँ की जीवनदायिनी नदियों की। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ, जनसांख्यिकी यानी राज्य के लोग। अब ये 20.3% का आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये मध्य प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। मतलब 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या किस रफ्तार से बढ़ी है, ये वही दर्शाता है। और अगर हम इसकी तुलना पूरे भारत से करें, जो कि 17.7% थी, तो साफ समझ आता है कि मध्य प्रदेश की रफ्तार राष्ट्रीय औसत से भी थोड़ी आगे ही रही। अब एक सबसे दिलचस्प चीज देखिए, विरोधाभास। और हाँ, चीजों को ऐसे आमने सामने रखकर याद करना हमेशा आसान होता है। साक्षरता दर की बात करें तो जबलपुर 81.1% के साथ बिल्कुल टॉप पर है, जबकि अलीराजपुर सबसे नीचे। वहीं दूसरी तरफ अगर लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो देखें तो बालाघाट राज्य में अव्वल है और भिंड सबसे निचले पायदान पर आता है। इन बिल्कुल विपरीत आंकड़ों को तो एकदम रट ही लेना चाहिए। इसी तरह जनसंख्या घनत्व की तस्वीर भी एकदम साफ है। पूरे राज्य का औसत है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन जरा भोपाल की तरफ देखिए, 855। कितनी सघन आबादी है वहां। और इसके ठीक उलट डिंडोरी में सिर्फ 94 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। है ना बिल्कुल अलग अलग दुनिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, ऐतिहासिक गुफाएं, यानी वो इतिहास जो पत्थरों पर उकेरा गया है। और शुरुआत जाहिर तौर पर दुनिया के सबसे बड़े गुफा समूह से ही होगी, हमारा भीमबेटका। रायसेन जिले की विंध्य पहाड़ियों में मौजूद इन गुफाओं को 1957-58 में विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने खोजा था। सोचिए, यहाँ 600 से भी ज्यादा पुरापाषाण कालीन गुफाएं हैं। 2003 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा भी मिल गया। और हाँ, एक और कमाल का फैक्ट, यहाँ दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक डिकिंसोनिया के जीवाश्म भी मिले हैं। ये सच में अद्भुत है। इतिहास का एक और बेहतरीन पन्ना है धार जिले की बाघ गुफाएं। बाघ नदी के किनारे बनी इन गुफाओं का निर्माण मुख्य रूप से बौद्ध विहारों के रूप में हुआ था। और पता है, यहाँ की जो फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स है ना, उनकी तुलना सीधे महाराष्ट्र की विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाओं से की जाती है। मतलब कला का वो स्तर यहाँ देखने को मिलता है। अब रुकते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, प्रसिद्ध मेले, जो हमारे सांस्कृतिक संगम हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन होता होगा? कोई अंदाजा है? तो सही जवाब है उज्जैन। जी हाँ, महाकाल की नगरी उज्जैन। यहाँ साल भर में लगभग 227 मेलों का आयोजन होता है, जो कि पूरे राज्य में सबसे ज्यादा है। और अगर बात करें कि सबसे कम कहाँ लगते हैं, तो वो है होशंगाबाद जिला। अब मेलों की बात हो ही रही है तो इतिहास की एक बेहद गंभीर और जरूरी घटना को भी याद कर लेना चाहिए। छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के किनारे मकर संक्रांति का दिन था, 14 जनवरी 1931। चरण पादुका में एक बिल्कुल शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। तभी अचानक कर्नल फिशर के आदेश पर वहां अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। इस दिल दहला देने वाले नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। इसे आज भी शहीद मेले के रूप में याद किया जाता है। चलिए माहौल को थोड़ा बदलते हैं और चलते हैं भाग 4 पर, खनिज संपदा, हमारी धरती का खजाना। खनिजों को याद रखने का एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। तांबा नगरी किसे कहते हैं? बालाघाट के मलाज खंड को। अच्छा, स्लेट कहाँ मिलती है? इसे ऐसे याद रखिए कि स्लेट पर हमेशा मंद मंद यानी धीरे धीरे लिखना चाहिए। तो स्लेट कहाँ मिलेगी? मंदसौर में। सिंपल है ना?
पन्ना के अलावा छतरपुर का बक्सवाहा वन क्षेत्र भी अपने भारी भरकम हीरा भंडारों के लिए सुर्खियों में है। और टंगस्टन, इसका मुख्य अयस्क वुल्फ्राम होशंगाबाद के आगर गांव में मिलता है। अब जरा ब्लैक गोल्ड यानी कोयले की बात कर लें। शहडोल जिले का सुहागपुर, ये ना सिर्फ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, बल्कि आधुनिक ऊर्जा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। दरअसल रिलायंस को यहाँ कोलबेड मीथेन के भारी भंडार मिले हैं। मतलब परीक्षाओं के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, पारंपरिक और आधुनिक दोनों ऊर्जा के लिहाज से। और अब हमारा आखिरी और बेहद अहम पड़ाव, भाग 5, नदियां, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। जब भी नदियों का जिक्र आता है तो जाहिर है मां नर्मदा का नाम सबसे पहले आएगा। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 1077 किलोमीटर, तो अकेले मध्य प्रदेश में ही बहता है। बाकी फिर ये महाराष्ट्र और गुजरात में जाती है। इसी विशाल फैलाव की वजह से ही तो इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अब ये गंगा उपनाम वाला टॉपिक अक्सर परीक्षाओं में बहुत भ्रम पैदा करता है, लेकिन अगर इन सबको एक साथ देख लिया जाए तो सारे डाउट दूर हो जाएंगे। देखिए, प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा है बेतवा, लेकिन पवित्रता के आधार पर वो है नर्मदा। बालाघाट की गंगा वैनगंगा कहलाती हैं, आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहते हैं, और मालवा की गंगा कहा जाता है शिप्रा नदी को। बिल्कुल स्पष्ट। और अब देखिए भूगोल कितना मजेदार हो सकता है। माही नदी, जिसे पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है, धार जिले से निकलती है। इसकी सबसे गजब की बात जानते हैं? ये भारत की इकलौती ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये पहले उत्तर की तरफ जाती है और फिर एकदम से यू टर्न लेकर वापस दक्षिण की ओर आ जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा ही जाता है। तो चलिए जनसांख्यिकी से लेकर नदियों तक के सफर को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर सोचने वाली है। इन सारे तथ्यों पर महारत हासिल करने के लिए क्या एक चैंपियन की तरह पसीना बहाने की तैयारी है? क्योंकि याद रखिएगा, जो मेहनत के दम पर अपनी तकदीर खुद लिखता है वही असली सिकंदर कहलाता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को ऐसे ही धार देते रहिए।